यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स जो हम पढ़ रहे थे, जो यूनिट थी अलजेब्रा में, उसका लेक्चर नंबर 14 है। एंड आज का जो हमारा टारगेट है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। हमें एडजॉइंट पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड हमने इनवर्स पढ़ना है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं एक मैट्रिक्स का यूजिंग एडजॉइंट। इससे पहले हमने इनवर्स किससे पढ़ा था? हमने पढ़ा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी कि R1 को किसी दूसरी रो या फिर दूसरी चीज में कोई ऑपरेशन लगा के चेंज कर लेते हैं कॉलम, सेम कॉलम के साथ, तो जिसमें हम A इक्वल्स टू आई ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेसिकली। तो ये यूज करके इनवर्स निकालना हमने सीखा था। तो आज हम एडजॉइंट सीखेंगे पहले, एंड उसके बाद जो हमारा मेन टारगेट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, ये चीज आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने कल के लेक्चर में कोफैक्टर्स एंड माइनर्स पढ़ा था। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे पढ़ा था? माइनर्स, कोई एक मैट्रिक्स आपको दी होगी एंड उसका अगर माइनर निकालने को बोला जाए, इन शॉर्ट अगर बात करूं डायरेक्टली, तो अगर आपको किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो आपको क्या करना है, उस एलिमेंट की रो एंड उस कॉलम, उस एलिमेंट, वो एलिमेंट जिस रो में है उसको हटा दो, एंड वो जिस कॉलम में है उसको हटा दो। बाकी बचे जितने एलिमेंट उसको एज इट इज अलग से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। एंड कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला बताया था? कोफैक्टर का फॉर्मूला था, लेट अगर कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट करते हैं तो C इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे एंड MIJ। मीन्स कहीं पे नेगेटिव होगा, माइनर का नेगेटिव होगा कहीं पे, या फिर कहीं पे माइनर का पॉजिटिव होगा। वो कैसे पता चलेगा? हमें I और J की वैल्यू से पता चलेगा। सो इन शॉर्ट हमने माइनर एंड कोफैक्टर्स यूज किए थे लास्ट की वीडियो। इससे पहले जो लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 13 देखा था, उसमें हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर समझ लिए थे। आज की वीडियो में एडजॉइंट हमें पढ़ना है। एडजॉइंट में आपका कोफैक्टर्स का यूज होता है, एंड जो ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था वो यूज होगा। सो देखो, सबसे पहले हमारे को एक मैट्रिक्स दी होगी A। लेट्स से हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है। पहले 2x2 से स्टार्ट करेंगे एंड फिर 3x3 मैट्रिक्स पे जाएंगे। 1, 4, 3 एंड 6। हमें इसका पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर मींस हमें क्या निकालना है? 4x4 की मैट्रिक्स है तो हमें C11, C12, C21 एंड C22, ये चार चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चार चीज क्यों? क्योंकि चार एलिमेंट है, 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। C11 हमें कैलकुलेट करना है, तो C11 इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर I प्लस जे। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी 1, मीन्स -1 रेज टू द पावर 2। एंड इसका माइनर क्या होगा? जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना, उसकी रो एंड उसका कॉलम हाइड करो, तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लो। इसका रो हाइड किया, इसकी कॉलम हाइड करी, एक एलिमेंट बचा, तो एक एलिमेंट का एक ही होता है। सो यहाँ पे हमारे पास C11 इक्वल्स टू 6 हो गया। नाउ हमारे पास C12 क्या है? C12 होगा हमारे पास -1 रेज टू द पावर I प्लस जे, मीन्स 1 प्लस 2 विच इज 3। एंड M1 एंड 2, M12 वाला एलिमेंट ये है हमारे पास, तो इसकी रो एंड इसका कॉलम हाइड करो, जो एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट, एक एलिमेंट है तो खुद का डिटर्मिनेंट यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास C12 हो गया -3। यहाँ पे फिर हमने निकाला C21। C21 कैसे निकाला? -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1, मीन्स यहाँ पे I की वैल्यू 2 थी, J की वैल्यू 1 थी, एंड हमें क्या निकालना है? M21। 21 वाला एलिमेंट ये है, तो इसका कॉलम, इसकी रो हाइड करी, एक एलिमेंट बचा, उसका डिटर्मिनेंट वही हो गया। तो इसका भी आंसर हमारे पास -4। एंड C22 मीन्स -1 रेज टू द पावर 4, I की वैल्यू भी 2 एंड J की वैल्यू 2। M22 मतलब ये वाला एलिमेंट आपका, इसका कॉलम हाइड करो, इसकी रो हाइड करो, एक एलिमेंट बचा, ये हमारा हो गया माइनर मतलब 1, तो यहाँ पे आपका +1 हो गया। इसकी अगर आगे बात करें तो यहाँ पे हमने जल्दी से कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। आपको जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, आप अच्छे से पूरा सॉल्व करना। हो सकता है कि कहीं आप माइनस या प्लस की गड़बड़ कर दो। अगर माइनस प्लस की गड़बड़ हो गई तो आपका जो एडजॉइंट का आंसर है वो गलत हो सकता है। सो आपने कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिया, आपने बाकायदा साइन का ध्यान रखा कि कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, एंड कहाँ पे लास्ट में फिर ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं? -1 रेज टू द पावर I प्लस जे, एंड I प्लस जे हमें कहाँ से मिलेगा? जिस भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका I एंड J हम यूज कर लेंगे। नाउ इसके आगे हम एक चीज बनाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? देखो,
मैट्रिक्स के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक तो ऑर्डर एंड उसके लिए चाहिए होता है एलिमेंट। ऑर्डर हमेशा जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है उसका ऑर्डर जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके बराबर होगा। मींस जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है इस पर्टिकुलर केस में उसका जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के इक्वल होगा। मींस 2/2 की एक मैट्रिक्स होगी। अब 2/2 की एक मैट्रिक्स है तो हमें कितने एलिमेंट चाहिए, हमें चाहिए 4 एलिमेंट। अब हमने एक चीज देखो, हमने ये 4 कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट करे हैं, 4 कोफैक्टर्स कैलकुलेट करे हैं, ये चारों ही हमारे एलिमेंट बनेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के। तो C11 कहां पे आएगा, C11 आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में C12 -3, आपका C21 -4, C21 यहां पे आएगा -4 एंड C22 यहां पे आएगा +1। सो देखो क्या हुआ, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हमने कैसे बनाई, कोफैक्टर्स के सारे एलिमेंट लिए, C11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड आपका ये दूसरा एलिमेंट हो गया। यहाँ पे फिर C21 C22। तो बेसिकली आपको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे निकाल लिए, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर वही होगा, n/n की होगी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। अगर ये 3/3 की होती तो इसका भी ऑर्डर 3/3 होता। यहाँ पे आपको लिखना है C11 C12 C1 ... चलता जाएगा जितनी रोज हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। फिर यहाँ पे C21 C22 एंड ये भी आपकी रोज चलती जाएंगी, n तक जाएंगी अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो। सो बेसिकली एक चीज यहाँ पे समझ आ गई, कोफैक्टर्स निकालना आना चाहिए। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स के लिए हमें माइनर निकालना आना चाहिए। उसके बाद कोफैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है जिससे हम डायरेक्टली कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। अरे एक बार कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया उससे हम एक मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनाएंगे। अब 2/2 मैट्रिक्स में एक चीज देखो कि हम शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं, हमें बार बार एडजॉइंट नहीं, अभी एडजॉइंट नहीं निकालना, अभी हमें एक चीज और करनी पड़ेगी। हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बना लिया, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इसका लिखते हैं कि हमने क्या निकाला था मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर था इस पर्टिकुलर का मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। क्या आया था हमारे पास, ये एज इट इज था। फर्स्ट वाले का हमारे पास आया था 6, यहाँ पे था आपका -3, यहाँ पे था -4 एंड यहाँ पे था 1। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे था -3 एंड हाँ ठीक। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर अगर ये है तो हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट सबसे पहले तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं A D एंड J। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा एडजॉइंट डॉट A। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A। मतलब यहाँ पे इस केस में मैट्रिक्स A ये है तो इसका एडजॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एडजॉइंट डॉट A, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। अगर यहाँ पे कोई दूसरी मैट्रिक्स होती B तो उसका एडजॉइंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट B। ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मींस यहाँ पे आपको एडजॉइंट मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखनी है A D J एंड फिर उसके बाद आपको मैट्रिक्स का नाम लिखना है जिस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट यहाँ पे लिख रहे हो। इस पर्टिकुलर केस में एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ, किसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। आपकी जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाली इसका आप ट्रांसपोज ले लो तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा ए मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोज क्या होगा आपका 6, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, रो को कॉलम में आपका 6 -3 आपका -4 ऊपर -4 एंड 1। आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे। उससे पहले एक चीज, बस ये चीज देख लो कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसका हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लेना होता है। नाउ कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, ये चीज यहाँ पे लिखे रहने देते हैं, यहां से इसे रब करते हैं। ये ध्यान रखना कि ये एडजॉइंट ऑफ ए है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए, कोफैक्टर्स यूजिंग माइनर्स। अब देखो माइनर्स पढ़ना जरूरी है कोफैक्टर्स के लिए। माइनर्स की हेल्प से आपने कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर की आप एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लो। अगर C11 है तो C11 C12 ऐसे करके
जिस भी रिप्रेजेंटेशन में है वो उसके एलिमेंट्स वैसे लिख दो, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स चैप्टर में जब से स्टार्ट हुआ है। तो आपको कोफैक्टर्स भी, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आएगी वो भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। आपने पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट करे, हर एलिमेंट का अलग अलग कैलकुलेट करा, उसके बाद फिर आपने एक मैट्रिक्स बना ली, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। इसके बाद आपने क्या करा, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ, किसका ट्रांसपोज होगा यहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। आपका जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है उसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा आपका एडजॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अगर इस केस में बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये 3 स्टेप है, आपको ये 3 स्टेप आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स में लिख लो कैसे कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। सबसे पहले आपको कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, कैसे, माइनस को यूज करके। उसके बाद आपको एक मैट्रिक्स बनानी है कोफैक्टर्स की, एंड उसका एडजॉइंट आप करोगे तो आपको मिल जाएगा, उसका आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा इस मैट्रिक्स का। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन हम बना लेते हैं, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 3x3 का भी देखेंगे, 3x3 का कैसे करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में 3x3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना भी नहीं देखा था, तो वो भी यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ एक मैट्रिक्स है B, 2x2 का लेते हैं, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम 3x3 मैट्रिक्स पे जाएंगे। यहाँ पे 2, 3, 6 एंड 9 ये एलिमेंट है हमारे पास। एक मैट्रिक्स कौन सी है, मैट्रिक्स B है, 2x2 की है। इसका हमें क्या करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B। हमें मैट्रिक्स B का एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या स्टेप था, क्या था हमारे पास, कैलकुलेट कोफैक्टर्स, कैलकुलेट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर हमें कैलकुलेट करने हैं, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले कोफैक्टर 4 एलिमेंट है, हम लिखेंगे C11, C12, C21 एंड C22। देखो इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हुए चलेंगे ताकि हमें ज्यादा डिफिकल्टी ना हो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आया है। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, 4 एलिमेंट थे, चारों को हमने लिख लिया। अब कैलकुलेट करते हैं, -1 रेज टू द पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1। अब इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसकी रो हाइट करो, इसका कॉलम हाइट करो, एक एलिमेंट बचा 9, तो यहाँ पे हमारे पास +9 हो गया, C11, ठीक। C12 मीन्स -1 रेज टू द पावर 3 मीन्स i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 एंड C इसका ये C12 जो एलिमेंट है हमारे पास, ये वाला 12 वाला एलिमेंट हुआ, तो इसका रो हाइट करा हमने, इसकी कॉलम हाइट करी, तो यहाँ पे हमारे पास एक 6 बच गया, तो ये हमारे पास आ गया -6। सिमिलरली C21 मीन्स -1 रेज टू द पावर 3, यहाँ पे i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 1। थर्ड एलिमेंट ये था, इसका कॉलम, इसकी रो, यहाँ पे 3 आपका बचा, तो यहाँ पे -3 एंड आपका C22 क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट मीन्स -1 रेज टू द पावर 4, i और j की वैल्यू दोनों की 2 है, -1 की पावर रेज टू द पावर 4 एंड इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, इसका कॉलम, इसकी रो, यहाँ पे 2 बचा हमारे पास, तो ये हो गया +2। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो अगला स्टेप था, हमने अगला स्टेप कौन सा पढ़ा था, सबसे पहले तो ये था कैलकुलेट कोफैक्टर। हमने कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करा, इसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में ही कैलकुलेट करा। देखो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या है, पहला एलिमेंट है हमारे पास 9, दूसरा है 6, थर्ड एलिमेंट -3 एंड लास्ट एलिमेंट हमारे पास 2। अब ये हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, हमारे पास दूसरा स्टेप जो था वो भी हमने बना लिया। हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये वाला है। थर्ड स्टेप क्या था, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। किसका, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास थर्ड स्टेप है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ, इस पर्टिकुलर केस में B, एडजॉइंट ऑफ B।
इसका ट्रांसपोज क्या होगा 9 एंड -6, रो को कॉलम में चेंज कर दिया एंड -3 एंड 2। तो ये हमारा एडजॉइंट बी का आंसर हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा, कैलकुलेट कोफैक्टर्स। हमने कोफैक्टर को एक पर्टिकुलर मैनर में सॉल्व किया। कैसे, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, अगर तीसरा एलिमेंट होता तो उसको यहाँ पे लेके आते अगर 3x3 की मैट्रिक्स होती तो, बट तीसरा एलिमेंट यहाँ पे था ही नहीं क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हम थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आ गए, फोर्थ एलिमेंट। हमने पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो करा जिसमें हम मैट्रिक्स बनाने में बहुत आसानी हो। पहले ये आया था ये हमने इसी तरह से कोफैक्टर कैलकुलेट करे, उसकी मैट्रिक्स हमने फॉर्म कर ली पूरी अच्छे से, एंड उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया तो हमारे पास एडजॉइंट निकल के आ गया। अब इसका एक शॉर्टकट है, अब बार बार ये 3 स्टेप फॉलो नहीं कर सकते। शॉर्टकट क्या है, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, बट अगर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है अगर उसमें देखें हम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ध्यान रहिए 2x2 मैट्रिक्स का बस शॉर्टकट है, सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही है ये शॉर्टकट। 3x3 में आपको पूरा प्रॉपर मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स M है एंड उसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लेट से A, B, C एंड D, ये 4 एलिमेंट्स हैं आपके 2x2 मैट्रिक्स, सिर्फ 2x2 पे शॉर्टकट एप्लीकेबल है। तो क्या करना है आपको, ये दोनों जो एलिमेंट हैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करो। मींस कैसे करना है, इंटरचेंज कैसे होगा, जो आपका एडजॉइंट ऑफ M आएगा इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, भले ये 3 स्टेप बिना फॉलो किए मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ M कैलकुलेट लिख सकता हूं कि आंसर क्या होगा। इसको इंटरचेंज करना है एलिमेंट्स को, मतलब D की जगह A की जगह D, तो यहाँ पे हमारा D आ गया, यहाँ पे हमारा A आ गया, एंड जो ये वाले एलिमेंट हैं B एंड C, इसका चेंज साइन, इसका मैं साइन चेंज कर दूंगा, मींस B की जगह -B एंड C की जगह -C। ये मेरा एडजॉइंट ऑफ M का आंसर हो गया। अगर हम पर्टिकुलरली B में ये चीज अप्लाई करें, अभी इसको भूल जाओ कि हमने ये पूरा प्रॉपर स्टेप फॉलो करके ये कैलकुलेट करा है। B में अगर हम देखें तो कैसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ B क्या होना चाहिए, इस जो डायगोनल है, ये वाली डायगोनल जो आपकी प्रिंसिपल डायगोनल, उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, मींस यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, एंड ये जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स है इसके साइन चेंज कर दो, मींस यहाँ पे -3, यहाँ पे -6। अब आप देखो ये जो एडजॉइंट हमने शॉर्टकट से निकाला एंड जो हमने पूरे स्टेप फॉलो करके निकाला, दोनों का आंसर सेम है एंड दोनों आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। अगर एग्जाम में आपको बोला जाए कि कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स आ गई, तब आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं करोगे, आपको पूरे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे कि पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, तब आप फाइनल आंसर लिखोगे। ये शॉर्टकट किस लिए, आप आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर आंसर गलत है। इस शॉर्टकट के बाद एक चीज है, 3x3 मैट्रिक्स में बढ़ते हैं हम। 3x3 मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। ये 3 स्टेप याद रखना, इसको मैं अभी साइड में लिख देता हूँ। 3 स्टेप कौन कौन से थे, सबसे पहला कैलकुलेट कोफैक्टर्स, हर एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर फाइंड करना है यूजिंग माइनर्स, एंड उसके बाद आपको एक मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनानी है। सबसे पहले आपको करना है कैलकुलेट कोफैक्टर्स, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है। थर्ड है आपका एडजॉइंट, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ये आपके पास ये 3 स्टेप है एंड आपका पूरा प्रॉपर आंसर आ जाएगा एडजॉइंट पर्टिकुलरली कैलकुलेट करने का, कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2 1 0 4 6 8 एंड यहाँ पे आपका 3 2 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड हमें बोला गया फाइंड एडजॉइंट बी, हमें बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, हर एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर निकालना है। इसमें 3x3 की मैट्रिक्स है, मींस 9 एलिमेंट के अलग अलग हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, C11 C12 C13, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स हमने लिखे एंड उसका कोफैक्टर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फिर C21 C22 एंड यहाँ पे आपका C23, फिर जो सेकंड रो है उसके तीनों एलिमेंट्स लिखे एंड जो थर्ड रो है उसको लिख लेंगे हम C31
C3 2 एंड आपका C3 एंड 3। तीनों एलिमेंट मतलब 9 के 9 एलिमेंट्स हम ऐसे एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखेंगे। क्यों? ताकि जब हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनाएं तब हमें ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। आप भी ट्राई करना कि ऐसे ही सॉल्व करो। फिर आपको बस क्या करना है, आपको बस दोनों साइड ब्रैकेट्स लगाने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं उसमें। ऐसे ही आप एज इट इज एलिमेंट्स कॉपी कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। C11 फर्स्ट एलिमेंट को देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। आई प्लस जे का सम क्या है यहाँ पे 2 एंड माइनर ऑफ उस दैट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ पे माइनर निकालना है। माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं? रो हाइड करो उस एलिमेंट की, उस एलिमेंट का कॉलम हाइड करो। जो भी बचा आपके पास, इस पर्टिकुलर केस में ये चीज बची हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में, तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2/2 मैट्रिक्स का दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मींस आपके पास माइनस मतलब 0, 6 इंटू 0 इज 0 माइनस 8 इंटू 2 इट मीन्स माइनस ऑफ 16। आपके पास ये आ गया माइनर। C11 का आपके पास आंसर आया माइनस ऑफ 16, क्योंकि इसकी पावर है आपके पास E1, तो ये तो पॉजिटिव बन गया एंड यहाँ पे ये नेगेटिव था तो -16 हो गया। C12 अगर कैलकुलेट करें, इसको रब कर लेते ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो बाद में माइनर कैलकुलेट करने में। C12 मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है, इसकी रो हाइड करो, इसका कॉलम हाइड करो। हमारे पास ये एंड ये 4 एलिमेंट बचे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? -1 रेज टू द पावर 3 क्यों? i प्लस जे मतलब 1 प्लस 2 इज 3 -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। यहाँ पे 1 एंड 2 है तो यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 3। उसके बाद 4 8 3 0, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। मीन्स 4 इंटू 0 इज 0 माइनस 8 इंटू 3 विच इज माइनस ऑफ 24। तो आपके पास यहाँ पे एक तो ये माइनस था एंड एक ये माइनस था, आपके पास +24 हो गया ये। ठीक। C13 -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। i की वैल्यू यहाँ पे 1 है, j की वैल्यू 3 है, मीन्स -1 रेज टू द पावर 4। उसके बाद इस एलिमेंट, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। मीन्स यहाँ पे जो 0 है इसका माइनर निकालना है। इसकी रो हाइड करी, इसका कॉलम हाइड करा। 4 2 8 8 माइनस 6 3 18 मतलब 8 माइनस 18 विच इज -10। तो यहाँ पे आपका आंसर -10 हो गया C13 का। फिर आपका C21 मीन्स -1 रेज टू द पावर 2 + 1 मीन्स यहाँ पे आपका -1 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा बेसिकली, -1 रेज टू द पावर 3। एंड उसके बाद क्या करना है? माइनर निकालना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का। इसका कॉलम हाइड करो, इसकी रो हाइड करो। कौन कौन से एलिमेंट बचे? एक तो ये बचा, ये एंड ये। 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो आपका C21 का आंसर आया 0। C22 मीन्स दिस एलिमेंट। C22 वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे? -1 रेज टू द पावर i प्लस जे मीन्स यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे इसका माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा, ये एंड ये। ठीक। तो 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 इज 0, तो आपके पास C22 का आंसर भी 0 आया। C23 मीन्स आपका 8, जो यहाँ पे 8 एलिमेंट है, मतलब जो ये 6th एलिमेंट है अगर बोलें तो, और जो यहाँ पे 8 है, 8 लिखा है, इसका हमें माइनर कैलकुलेट करना है। पहले तो यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 5 क्यों? यहाँ पे आपका 2 और 3 है, i की वैल्यू, i और j की वैल्यू, तो -1 रेज टू द पावर 5। इसका माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी रो हाइड करी, इसका कॉलम हाइड करा। हमारे पास 2 2 4 माइनस 3 इंटू 1 मीन्स यहाँ पे आपका बेसिकली 1 हो गया, तो यहाँ पे -1 हो गया क्योंकि ये नेगेटिव होगा आपका। नाउ हमें थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है। C31 का कैसे निकालेंगे? -1 रेज टू द पावर 4, i की वैल्यू 3 j की वैल्यू 1। इसका माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे? C31 ये एलिमेंट है हमारे पास, इसका कॉलम, इसकी रो मीन्स ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचे। 8 इंटू 1 8 माइनस 6 इंटू 0 0 मीन्स यहाँ पे आपका 8 हो गया, तो यहाँ पे आपका सिंपली पॉजिटिव ऑफ 8 हो जाएगा क्योंकि इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, पावर आपकी इवन थी। -1 रेज टू द पावर 3 + 2 मीन्स 5 एंड आपका इस वाले एलिमेंट का को माइनर निकालना है। मीन्स तो इसका रो हाइड करा, इसका कॉलम हाइड करा। 8 इंटू 2 16 माइनस 4 इंटू 0 0, तो आपका 8 इंटू 2 16 आ जाएगा बस, एंड यहाँ पे -16 हो जाएगा। C33 के लास्ट एलिमेंट है हमारे पास -1 रेज टू द पावर 6 मीन्स 3 + 3 हमारे पास 6 आया। तो इसका हमें को क्या निकालना है? माइनर निकालना है, जिस चीज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनर कैसे निकलेगा? 6 इंटू 2 12 माइनस 4 इंटू 1 विच इज 12 माइनस 4, यहाँ पे आपका 8 हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ 8 आपका आंसर आ गया।
हमने देखो सारे 9 एलिमेंट्स थे, हमने सारे एलिमेंट्स का जो भी है वो कोफैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया। हमारा पहला स्टेप सक्सेसफुली हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, मैट्रिक्स बनानी है हमें कोफैक्टर्स की। नाम दे देते हैं उस मैट्रिक्स को, कुछ भी हम दे देते हैं बी नॉट। बी नॉट मैट्रिक्स क्या बनी हमारी, पहला एलिमेंट है हमारे पास -16, दूसरा एलिमेंट 24, तीसरा एलिमेंट आपके पास -10, फिर आपके पास सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 0, दूसरा एलिमेंट है 0, थर्ड एलिमेंट है -1, 0 0 -1। उसके बाद आपका 8 -16 एंड 8 -16 एंड 8। हमारा सेकंड स्टेप भी सक्सेसफुली हो गया। हमने 2 स्टेप कैसे कैलकुलेट करे, सबसे पहले हमने कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर को हमने एक पर्टिकुलर मैनर में निकाला जिससे हमें ये मैट्रिक्स बनाने में डिफिकल्टी ना हो। हमने ये एलिमेंट्स एज इट इज उठा के रख दिए जिस पैटर्न में रखे थे, -16 सबसे पहले, उसके बाद 24, उसके बाद दोबारा -10। तो ऐसे करके हमने कोफैक्टर निकाला, फिर हमने मैट्रिक्स बनाई। लास्ट स्टेप बचा है हमारा कि एडजॉइंट हम निकालेंगे कैसे। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है हमारा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, इस केस में ट्रांसपोज ऑफ बी नॉट। तो हमारा लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज, किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इस पर्टिकुलर केस में हमने नाम दिया है उसे बी नॉट। बी नॉट का ट्रांसपोज हमारा क्या हुआ, रो को कॉलम में चेंज किया, मींस -16 24 -10, आपका 0 0 -1 एंड आपका 8 16 8 -16 एंड आपका 8। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। ये आपका फाइनल आंसर है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। 2x2 में भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था कि हमने पहले ये स्टेप कोफैक्टर निकाला था, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाए थे एंड देन लास्ट में हमने ट्रांसपोज किया था। 2x2 में हमने एक शॉर्टकट भी देखा था कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करो एंड जो ऑफ डायगोनल में एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर दो, तो वो हमारा शॉर्टकट था। बट वो शॉर्टकट आप 3x3 मैट्रिक्स में, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास कोई इंटरचेंज करने का ऑप्शन भी नहीं है एंड साइन चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं है। सो यहाँ पे हमने 2x2 मैट्रिक्स कवर कर ली। 3x3 मैट्रिक्स का भी एग्जांपल देख ले कि एडजॉइंट कैसे निकालना है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या फिर थ्योरम बोल सकते हो आप लोग, वो डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट या फिर थ्योरम जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, थ्योरम 1 थ्योरम 2 करके, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एडजॉइंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये 3 स्टेप आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। आपकी सिंगुलर स्लैश नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। हमने डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखा था फर्स्ट लेक्चर में। अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा था। तो हमारा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अब आ चुका है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है ए एंड उसका डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया, डिटर्मिनेंट्स आपका 0 आ गया, देन दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो आपकी नॉन सिंगुलर कौन सी होगी, ऑब्वियसली जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो वो आपकी नॉन सिंगुलर होगी। ये काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है एंड क्वेश्चन में आपको बोल सकता है कि आपके कोई एक मैट्रिक्स दे दी जिसमें कोई एक वेरिएबल है। लेट यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि 3x एंड यहाँ पे आपका 4 9, ये आपकी मैट्रिक्स है। आपको बता देगा कि मैट्रिक्स ए जो है वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड आपको x की वैल्यू बतानी है। तो अब आप कैसे करोगे, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के इक्वल रखोगे एंड आप x कैलकुलेट बहुत इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज में वो यूज कर सकता है कि आपकी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो आपको एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ पे हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर देख लिया। आपका सिंगुलर में क्या होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर में क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दिया है शॉर्टकट की तरह ताकि आपको समझ में आ जाए। आप नोट्स बना रहे हो तो आप भी ऐसे ही नोट कर लेना ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको बस एक नजर जाए एंड आपको क्लियर हो जाए कि शॉर्टकट मतलब डिटर्मिनेंट कब 0 होता है, नॉन सिंगुलर कब होता है, सिंगुलर कब होता है, ये चीज आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट थिंग है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए एंड दूसरी मैट्रिक्स है बी, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करा एंड दोनों का डिटर्मिनेंट निकाला, वो किसके इक्वल होगा, आप दोनों मैट्रिक्स का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकालो एंड उसको मल्टीप्लाई करो।
ठीक, कंडीशन क्या है आपकी, ए एंड बी आर क्या कहते हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, आर ऑफ सेम ऑर्डर। आपका मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। ए एंड बी मैट्रिक्स जो है वो आपकी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन है नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0। सो कोई मैट्रिक्स ए होगी, कोई मैट्रिक्स बी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट लो, उससे बढ़िया है आप दोनों मैट्रिक्स का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो एंड उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आपका सेम आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड प्रॉपर्टी है बेसिकली आपके एनसीईआरटी में, वो ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से ए मैट्रिक्स है आपके पास ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन मीन्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑब्वियसली, अगर डिटर्मिनेंट्स में बात कर रहे हैं तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए हमने कहां से निकालना सीखा, यहां से हमने सीख लिया कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। हमारे पास एट द एंड हमारे पास एडजॉइंट ए क्या आती है, एक मैट्रिक्स आती है, उसका डिटर्मिनेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारा होगा, पहले मैट्रिक्स जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, फिर जो उसका ऑर्डर है, उसका ऑर्डर जो भी है आपका n-1, उसकी पावर में n-1 आप लिख दो। कैसे करना है आपको, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट मतलब एडजॉइंट ए हमारी एक फाइनल मैट्रिक्स आती है, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके मैट्रिक्स आई, उसका डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में बोले कि इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा। आपके अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं एनसीआर आपके एग्जाम में बोर्ड के, तो आपको हो सकता है कि एक मैट्रिक्स दे दे, आपका हो सकता है 3x3 की मैट्रिक्स दे या फिर 2x2 की, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी, उससे बोला कि इसके एडजॉइंट का वो क्या होगा, इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो अगर जिस बच्चे ने ये चीज नहीं पढ़ रखी होगी वो पूरा प्रॉपर पहले एडजॉइंट कैलकुलेट करेगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। आपको अगर ये चीज पता है तो आप क्या करोगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, उसकी पावर में जो उसका ऑर्डर होगा, अगर 2/2 है तो मीन्स 2-1, अगर 3/3 है तो 3-1, उसको पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, उसकी पावर में n-1, n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी कि आपके पास एक शॉर्टकट है, आपको अगर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जो एडजॉइंट ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो एंड उसकी पावर में ऑर्डर -1 लिख दो। नेक्स्ट चीज है हमारे पास, हमने एडजॉइंट पढ़ लिया कि एडजॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। एडजॉइंट में ये 3 मेन चीजें जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं इन चीजों पे बेस्ड उसमें क्वेश्चंस हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके 4.6 या 4.5 एक्सरसाइज में, लास्ट में कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उसको जरूर कर लेना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट टारगेट था हमारा क्या था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको देखते हैं कि हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एडजॉइंट का यूज करके। क्या टॉपिक है हमारे पास, इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट को यूज करके हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स अगर दे रखी है लेट्स से ए, उस मैट्रिक्स में अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करें इस ऑर्डर में, या फिर ऑर्डर रिवर्स कर दें। ऑर्डर रिवर्स मतलब कि ए पहले है इस पर्टिकुलर केस में एंड एडजॉइंट ऑफ ए बाद में। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखें, एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखा हमने एंड ए मैट्रिक्स हमने बाद में लिखी, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। सो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, आपकी कोई मैट्रिक्स है ए, उसका एडजॉइंट हमने ए में मल्टीप्लाई करा, आपका ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है, तो ये चीज ध्यान रहे। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स है आपका जो कि एडजॉइंट ऑफ ए है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले एडजॉइंट में ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, मींस ऑर्डर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो। वो किसके इक्वल होगा, आपका किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज आपकी तीनों चीज इक्वल होंगी। अब हम इसी चीज का यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, वो देखते हैं। देखो क्या था हमारे पास, हम
इसको लेट करते हैं एंड इसको लेट करते हैं, तो हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है एंड उसका एडजॉइंट निकाला तो हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स ये हो गई। किसके इक्वल है? आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जिसका मतलब उस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स ए है। सो ये चीज आपकी क्लियर हुई। हमें क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई, मैंने प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई मीन्स स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि ऑर्डर मैटर करता है कि कोई चीज पहले लिखी है या फिर कोई चीज बाद में लिखी है। तो प्री मल्टीप्लाई मीन्स पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ए इनवर्स हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड्स। सो आपका ए इनवर्स पहले लिखा एंड देन ए एंड आपका एडजॉइंट ऑफ ए, आपकी कोई एक मैट्रिक्स एडजॉइंट ए आई इक्वल्स टू, अब देखो ये तो आपका कोई नंबर होगा, ये पर्टिकुलर जो चीज है ये आपका कोई एक नंबर होगा या कोई एक्सप्रेशन होगा, ये आपकी मैट्रिक्स तो नहीं होगी ना। आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे डिटर्मिनेंट, उसमें चाहे भले ही कोई वेरिएबल हो, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो रियल नंबर या फिर किसी इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, आपका ये मैट्रिक्स तो नहीं होगी। तो इसको हम साइड में लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह से। देखो इसको हमने साइड में लिख लिया, यहाँ पे आपका ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय आई। अब हमने इन दोनों चीज को ब्रैकेट में लिया एंड इन दोनों चीज को ब्रैकेट में लिया। हमने क्या पढ़ा था, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, हमने ए इनवर्स इंटू ए हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये चीज यहां तक हो गई। इसके बाद ए इनवर्स एज इट इज, हमने क्या चीज पढ़ी थी, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, जो ए इनवर्स आएगा वो आपकी कोई एक मैट्रिक्स ही होगी, उसको आप अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो आपका ए इनवर्स ही आएगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर ए आई इक्वल्स टू ए ही होता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाएगी। इस एक्सप्रेशन तक हम पहुंच गए। अब आपका ए इनवर्स बहुत ज्यादा ईजी हो गया। यहां से ये स्टेप हम रब करते हैं। ठीक, देखो आई मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए भी कोई मैट्रिक्स है, उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर तो एडजॉइंट ऑफ ए ही मिलेगा। आप लिखो एडजॉइंट ऑफ ए। ये कैसे है, मतलब ये एक बार चीज फिर से बता देता हूँ, मीन्स 1 into 3 1 into 3 लिखो या फिर आप सिर्फ 3 लिखो, आपकी दोनों चीज इक्वल है। तो सिमिलरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप आई इंटू कोई मैट्रिक्स या फिर वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स लिखो तो वो चीज आपकी सेम है। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। ये कोई आपका पर्टिकुलर नंबर है तो इसको हम डिवीजन में इस साइड ला सकते हैं, इसको हम इस साइड डिवीजन में ला सकते हैं। तो आपका ए इनवर्स का आंसर क्या आ गया, आपका ए इनवर्स आ गया 1 अपॉन ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आपका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपकी कोई एक मैट्रिक्स है एंड उसमें हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है किसका, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। इन दोनों चीजों का हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों, ये आपकी एक मैट्रिक्स है एंड ये आपका कोई कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है आपका, डिपेंड करता है कि यहाँ पे ए क्या, ए का डिटर्मिनेंट आपका क्या आता है। अब एक चीज मैंने आपको इनवर्स में पढ़ाई थी, क्या चीज थी वो, कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता। किस केस में एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कोई दो रो आपस में इक्वल हो जाए, कोई दो रो आपस में किसी पर्टिकुलर रेशियो में है, या फिर दोनों रो या फिर कोई रो आपकी जीरो रो है। मीन्स ये तीन चीज कब होती है, जब ये तीन चीज होंगी इसका मतलब कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा। ठीक, मतलब कि कोई भी दो रो आपस में इक्वल हैं तो आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा, आपका डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आएगा। किसी पर्टिकुलर रेशियो में होंगी तब भी आपका जीरो आएगा एंड कोई रो या फिर कोई भी कॉलम आपका जीरो कॉलम होगा या जीरो रो होगी तो वो आपका डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आएगा। डिटर्मिनेंट का आंसर अगर जीरो आ गया तो इस केस में देखो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपका ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारा 1 अपॉन 0 तो मैथ्स के केस, मैथ्स में डिफाइन ही नहीं होता कि 1 अपॉन 0 होता क्या है, तो इसीलिए हम लिख देते हैं कि अगर कोई भी दो रो आपस में इक्वल हैं या फिर किसी पर्टिकुलर रेशियो में है या फिर कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम जीरो है
तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, एंड डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है इस वजह से उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट 0 कब होगा? जब ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो आपका डिटर्मिनेंट 0। डिटर्मिनेंट 0 तो आपका इस वजह से आपका 1/0 डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हम लिख के छोड़ देते हैं। सो आई थिंक आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम एडजॉइंट का यूज करके एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं जल्दी से, एंड आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। सो हमारा 3/3 मैट्रिक्स का ही हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि हमने एडजॉइंट निकालना तो सीख ही लिया है। क्या था हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। आपके पास ये चीज है, ए इनवर्स का बेसिकली ये फॉर्मूला है। इससे पहले हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके इनवर्स निकालना सीखा था। ए इनवर्स, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए 3/3 ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है। क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके अंदर? उसके अंदर एलिमेंट्स आपका 133 143 133 143 एंड आपका जो लास्ट एलिमेंट लास्ट रो है उसमें है 134। ये आपके पास एक 3/3 की मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है, एंड इसका हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए। आपको एडजॉइंट ए से उसका ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें क्या जरूरत है? हमें दो चीजों की जरूरत है, हमें उसका इनवर्स वो डिटर्मिनेंट निकालना है एंड उसका हमें एडजॉइंट निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका? डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 × 4 आपका 16, 1 4 × 4 16 -3 × 3 9, फिर आपका 3 के साथ माइनस आएगा -3 ब्रैकेट में, इसको छोड़ा 4 × 1 4 -3 3 × 1 3, फिर आपका यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, फिर आपका 3 × 1 एंड -4 × 1। ये चीज हो गई। अब इसको कैलकुलेट करने तो 16 - 9 is 5, नो 16 - 9 is 7, 16 - 9 is 7, फिर यहाँ पे आपका 4 - 3 is 1 एंड -3 ये हो गया, एंड यहाँ पे आपका -1 एंड यहाँ पे फिर से -3, तो आपका डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया 1। मीन्स हमने एक चीज कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया? 1। इसको एक साइड लिख लेते हैं। नेक्स्ट चीज क्या हमें कैलकुलेट करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? ये 3 स्टेप्स हमने लिख रखे हैं, इसकी हेल्प से हम एडजॉइंट जल्दी से निकाल लेते हैं। क्या होगा इसका एडजॉइंट? सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, C11 C12 C21 C21 C13 आएगा यहाँ पे, ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे C13 C21 C22 C23, फिर आपका C31 C32 एंड C33। तो ये आपके पास 9 एलिमेंट्स हो गए। आपको इन सब का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। कोफैक्टर में भी आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो। क्या? मैंने आपको बताया था कि ये डायमंड शेप याद रखना, जहां जहां नेगेटिव साइन आएगा। कोफैक्टर में भी डायमंड शेप याद रखना, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव, ये 4 जगह नेगेटिव आएगा -1 की वजह से। भले अब आपका माइनर अगर नेगेटिव आ गया तब आपका आंसर जो है फाइनली वो पॉजिटिव हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। C11 मतलब कि इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। इस एलिमेंट की कॉलम हाइड करा, इसका रो हाइड करा, 4 × 4 16 -9 16 - 9 is 7, C11 हमारे पास 7 हो गया। ये हमारे पास पॉजिटिव रहता है तो इसके पास हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा -1 की वजह से। C12 यहाँ पे एक नेगेटिव पहले से है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक नेगेटिव पहले से है। C12 मीन्स इस एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ के बाकी का वो निकालना है हमें डिटर्मिनेंट। मीन्स 4 × 1 4 -3 × 1 3, मीन्स यहाँ पे प्लस का 1 हो गया एंड यहाँ पे एक माइनस था तो मीन्स -1। देखो हम कितनी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं, बस हमें ये चीज पता है कि यहाँ पे नेगेटिव होता है ऑलरेडी। अब डिपेंड करता है कि इसका जो अगर हम माइनर निकालेंगे, माइनर भी नेगेटिव आया तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। C13 मीन्स ये वाला एलिमेंट, इसकी रो हाइड करी, इसका कॉलम हाइड करा, मीन्स 3 × 1 3 -4 × 1 मीन्स यहाँ पे आपका माइनर का आंसर ही -1 आ गया एंड यहाँ पे पॉजिटिव होता है पहले से +1 तो आपका यहाँ पे -1 हो गया। ये तो अपने फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स थे उसको कोफैक्टर निकाल लिया। आप C21 कैलकुलेट कर लो। C21 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकेंड एलिमेंट को छोड़ो, सेकेंड एलिमेंट में मतलब दूसरी रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ो,
4 इंटू 3 आपका 12 एंड 3 इंटू 3 आपका 9। 4 इंटू 3 मीन मतलब 12 माइनस 9, आपका आंसर 3 आया पॉजिटिव का। एंड यहाँ पे आपका डायमंड शेप होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय 3 इज -3। C22 मीन्स 4, रो ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, मीन्स 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, तो आपका पॉजिटिव का 1। C23 23 पे ये वाला एलिमेंट है ये 3, तो हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को छोड़ना है, मीन्स ये छोड़ना है एंड ये छोड़ना है। 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू 1 यहाँ पे आपका 0 आएगा। यहाँ पे नेगेटिव आता बट यहाँ पे 0 आ गया, तो नेगेटिव 0 कोई मतलब नहीं बनता नेगेटिव 0 लिखने का। C31 मीन्स ये वाला एलिमेंट, यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन रहता है -1 की पावर i प्लस j की वजह से, तो यहाँ पे वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखते हैं क्या आता है। 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 3 12, मतलब 9 माइनस 12 आपका -3। ये नेगेटिव आपका माइनर की वजह से आया, आपका -1 रेज़ टू द पावर i प्लस j की वजह से वहाँ पे नेगेटिव नहीं है। ये नेगेटिव आपका जो नेगेटिव साइन है वो आपका माइनर कैलकुलेट होने की वजह से आया है। अब यहाँ पे एक तो माइनस पहले से रहता है, नेगेटिव साइन पहले से रहता है। C32 मीन्स ये वाला एलिमेंट 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 3 मीन्स यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव 0 लिखने में कोई मतलब नहीं बनता। C33 ये वाला एलिमेंट मीन्स 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है। तो देखो हमने कितनी जल्दी कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है। हमें एक चीज़ और पता है, क्या पता है हमें, कि कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज करना है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली इसका ही ट्रांसपोज लिख दें, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। हम डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं, कैसे, ये एलिमेंट को अगर ये फर्स्ट रो है तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बना दें, ये सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम बना दें, ये थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम बना दें। एक तरीके से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ही तो हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, इसको ऐसे लिख दो, इस चीज को ऐसे लिख दो, इस चीज को दूसरे कॉलम में एंड इस चीज को थर्ड कॉलम में, मीन्स 7 -1 एंड -1। ये चीज हमने लिख दी, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम हो गया। जबकि अगर हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स अगर पहले बनाते तो ये हमारे पास फर्स्ट रो बन के आती है। रो को हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, मीन्स हम लगे हाथ ट्रांसपोज करते जा रहे हैं। -3 1 एंड 0, -3 1 एंड 0 एंड -3 0 एंड 1, -3 0 एंड 1। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, आपके पास डिटर्मिनेंट भी पता है, आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था। अब हमें ए इनवर्स निकालना है ना। ए इनवर्स देखो कैसे निकालते हैं आप। हमारे पास ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे आया +1, मीन्स यहाँ पे 1 अपॉन 1। एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स क्या थी, 7 -3 -3 7 -3 -3 -1 1 0 -1 1 एंड 0। यहाँ पे आपका -1 0 1 -1 0 एंड 1। सो आपका फाइनल आंसर जो है ए इनवर्स का वो यही मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि यहाँ पे 1/1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, आपका यही मैट्रिक्स आपका ए इनवर्स बन जाएगी। सो देखो हमने कितने इजीली ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। क्या करा पहले हमने, इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा, फिर हमने जल्दी से कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर कैसे निकाला, हमें ये चीज पता है कि ये 4 एलिमेंट पे हमारा नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं ये एंड ये, बाकी सारे एलिमेंट आपके पॉजिटिव होंगे एंड ये 4 एलिमेंट आपके नेगेटिव होंगे। यह हमें शॉर्टकट पता था, हमने इसकी हेल्प से जल्दी से हमने कोफैक्टर निकाला। एंड हमने कोफैक्टर की हेल्प से, हमने पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर नहीं बनाया, हमने ये स्टेप स्किप किया, हमने डायरेक्टली लगे हाथ वहां से कोफैक्टर उठाया एंड उसको ट्रांसपोज करके लिख दिया। तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया एंड हमें ये चीज़ पता थी, तो हमने ए इनवर्स डायरेक्टली लिख दिया। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना होता तो आप सोचो कितने स्टेप्स बनते। पहले आप यहाँ पे 1 आपके पास है, फिर आप इन दोनों को 0 बनाते, फिर यहाँ पे 1 बनाते, फिर इन दोनों को 0 बनाते, तो आपका लंबा मेथड हो जाता है। ये आपका काफ़ी ईजी हो गया है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम में बोला जाए कैलकुलेट ए इनवर्स एंड अगर ये चीज़ नहीं लिखी है कि यूजिंग एडजॉइंट या फिर यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, तब आपको ट्रेडिशनल मेथड जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनका ही यूज़ करना है। सो आज की जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने एडजॉइंट देखा कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे करते हैं कैलकुलेट। फिर हमने 2/2 की मैट्रिक्स देखी कि उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्टकट देखा हमने। उसके बाद हमने 3/3 मैट्रिक्स देखी कि उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन भी करके देखा दोनों केसेस में। उसके बाद हमने इनवर्स समझा कि, उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी कि सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है,
या फिर जो आपका, उसके बाद हमने नॉन सिंगुलर वगैरह ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। लास्ट में हमने इन्वर्स समझा कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन हमने ट्राई करा। अगर आपको बोर्ड में बोला जाए कि कैलकुलेट ए इन्वर्स, सिर्फ इतना लिखा है, तो आपको वही ट्रेडिशनल मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इसको आप यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा सही, बट जो आपकी स्टेप मार्किंग है उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो आज का लेक्चर भी यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि आज चीज़ें ज़्यादा हो गई। एडजॉइंट एंड इन्वर्स एक साथ समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट हमने अपना टारगेट कंप्लीट किया एंड ये चीज़ हमने आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करी एंड आई होप आपको भी चीज़ें समझ में आई होंगी। इन लेक्चर्स के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करो, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।